हेलो दोस्तों, आपका आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हमारा 12 दिसंबर है। आज क्या है? तो आज हमारा 12 दिसंबर है। जो आज के जो पीटी मेंस इंटरव्यू में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, मैं उसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। कृपया आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि जो भी हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगामी जो एग्ज़ाम देंगे, अगर आप 68 बीपीएससी दे रहे हैं या 69 दे रहे हैं या यूपी पीसीएस यूपीएससी जो भी एग्जाम सिविल सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा ये उद्देश्य सिविल सर्विस के लेकर आता है कि सिविल सर्विस के पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। आप उसको नोट कर सकते हैं और इस पेपर में ये समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे सब्जेक्ट या हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है, ये आने की संभावना है, उसको मैं बताऊंगा। आप उसको नोट कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर कोई तैयारी कर रहा है, मान लीजिए सिविल सर्विस की तैयारी करता है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं कि कैसा हमारा ये चैनल है, यहाँ से आपको ये पेपर में कैसे पढ़ा जाए, कौन सा हमारे पेपर में न्यूज़ पढ़ने लायक है या कौन नहीं है उस पर, और जो पढ़ने लायक जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी है या क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन सा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जितना चूँकि आपको मान लिया जाए ज़्यादा भी लिखा रहता है चीज़ें, टॉपिक्स में छांटना रहता है कि हमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको उसका अंडरलाइन किया जाता है, आप नोट्स कर सकते हैं उसको। दिया तो बहुत सारा टॉपिक रहता है, चीज़ें उसमें लिखना तो बहुत सारा कुछ। जैसे कि आप यूपीएससी में या बीपीएससी की बात करें, जैसे कि यूपीएससी या बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी में तो 350 से 400 वर्ड लिखना पड़ता है, लेकिन अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में मैं 150 से 250, एक 10 नंबर का होता है कि आपको 150 नंबर लिखना है, और जो 250 नंबर का है वो 20 नंबर में लिखना है, 250 वर्ड में। तो 150 वर्ड में आप कैसे, 1000 वर्ड का अगर आपके पास दे दिया गया लेख, उसमें से आपको 150 वर्ड में ही संक्षिप्त करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है, ये चीज़ें आनी चाहिए। यही चीज़ें आपको मैं इसमें डिस्कस करूंगा, वो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि उसको आप नोट पढ़ सकते हैं या उसको लिख भी सकते हैं चीज़ें, और आगे काम आएगा। आपको नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो जब तैयारी पर रिविजन करेंगे तो उसमें ये काम आएगा चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी सुनहरा अवसर है चीज़ें। तो अगर इसमें बात करें तो ये पॉलिटिकल इशू भी होते हैं जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, टॉपिक हमारा है कि ये हमारा पेपर, इसमें मैं ये भी जिक्र कर देता हूँ कि ये हमारा कौन सा टॉपिक का होगा। तो ये हमारा यूपीएससी के, कि जहाँ पे यूपीएससी के ही लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें पेपर 2 में है, बीपीएससी में भी आपका पेपर 2 में है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे चीज़ें क्या मुद्दा है। इसमें ये जानेंगे कि ये टॉपिक का क्या है, आर्टिकल हेडिंग क्या है। तो जजों की नियुक्ति को लेकर ये हेडिंग है, और ये पेपर 2 के लिहाज से पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा में विषय बना हुआ है। इसमें काफ़ी इस पर आर्टिकल्स आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, डिस्कशन मैं भी कर चुका हूँ। चुकी जजों की नियुक्ति पर सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव खेदजनक। इससे पहले अगर सबसे पहले बात करें तो आपको मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कॉलेजियम क्यों लाया गया था, एनजेएससी क्यों लाया गया था, क्या लाने की क्या प्रक्रिया है इसका, इसको आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जजों की नियुक्ति को लेकर ये टकराहट है, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच, कोलिजियम के बीच टकराव पर एक संसदीय समिति ने इस स्थिति को खेदपूर्ण बताया है। मतलब अगर देखा जाए सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो कोलिजियम के बीच जो टकराव है उसको लेकर संसदीय समिति ने इस स्थिति को खेदपूर्ण बताया है। संसदीय समिति ने कार्यपालिका और न्यायपालिका से हाई कोर्ट में खाली पदों की चिरस्थायी समस्या पर लिख से हटकर विचार करने के लिए भी आग्रह किया है। कानून और कानूनी विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में संसद में पेश करते हुए उल्लेख किया है कि केंद्रीय कानून जो है, केंद्रीय जो हमारा कानून है, मंत्रालय के न्याय विभाग पर इस पर कोई समझौता नहीं है कि उच्च न्यायालय में जजों के खाली पदों की जानकारी देने का कोई निश्चित समय है। जजों की नियुक्ति के लिए सेकेंड जज मामले और नियुक्ति की प्रक्रिया में समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन इस समिति ने खेद जताते हुए ये कहा है कि क्या कहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही इस समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रिक्त पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है। और रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो सरकार से 31 दिसंबर 2021 तक मिले आंकड़े के अनुसार तेलंगाना, पटना और दिल्ली के 3 हाईकोर्ट में 50% से भी अधिक पद रिक्त थे, जबकि 10 हाईकोर्ट में 40% सीटें खाली थी। तो संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पाया कि यह सभी बड़े राज्य हैं जहां जजों को तादाद संख्या के अनुपात में पहले ही काफ़ी कम है। इस बात को देखेंगे जी। आगे हमारा ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। जैसे कि आप बाउंड्री पर हमारा यूपीएससी में पेपर 3 में एक टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस से कौन सा मैच कर रहा है। बीपीएससी में तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे बीपीएससी में अगर देखा जाए इसको आईआर के से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन बस जानकारी रखना है चीज़ें क्या चल रहा है। लेकिन यूपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ये। ठीक है,
बाउंड्री फोर्स, ठीक है। पूर्वी लद्दाख और चिकन नेक में नए ड्रोन के 2 बेड़े होंगे तैनात। इससे क्या होगा, इससे क्या असर पड़ेगा, इस पर भी जानकारी लेना है। तो चीन ने से जारी सैन्य तनातनी के बीच भारत भी जो है पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी निगरानी को बढ़ाते हुए नया ड्रोन यूनिट कर रहा है। इस पर जानकारी होना जरूरी है, आखिर क्या चल रहा है चीज़। तो मानव रहित यह विमान जो है क्या करेगा, तो 48 घंटे तक अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा। और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के पास एक स्क्वाड्रन बेड़ा तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरा बेड़ा जो है पूर्व में स्थित चिकन नेक से जो सेक्टर है वहाँ पे ये तैनात होगा। रक्षा सूत्रों ने की जानकारी के अनुसार बताया है कि पूर्वी लद्दाख जो है से लेकर सिक्किम और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेहतर तरीके से निगरानी की जाएगी। और भारतीय सेना को दिए गए यह ड्रोन सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक और उनके सेंसरों से जुड़े हुए हैं। यह अपनी मौजूदा खेप से अधिक एडवांस है और निगरानी क्षमता बढ़ाने से बिना किसी इंसान की मदद से सटीक खुफिया जानकारियां हासिल की जा सकेगी। इन एडवांस ड्रोनों के से इन मानवरहित विमानों को संचालित करने वाले ग्राउंड स्टेशन भी अधिक सशक्त होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। आगे चलने हम लोग G20 के लेकर हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, कि G20 को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त अभी लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है उसमें, इससे हम भारत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, भारत की विदेश नीति में क्या बढ़ोतरी होगी। इससे चूँकि भारत 1 दिसंबर से हमारा इसमें अध्यक्षता कर रहा है G20 का, 1 दिसंबर से हमारे भारत में UNSC में भी अध्यक्षता है 1 महीने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए कल चल क्या रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स पहले भी आ चुके हैं और आगे भी और भी आएंगे चीज़। इससे क्या होने वाला है चीज़, भारतीय पुरातत्व व्यवस्थाओं के आसपास सजेगी G20 की महफिल। अगर देखा जाए यहाँ पे दिसंबर के मध्य में, मतलब दिसंबर को मध्य सप्ताह में बीच में कहा जा रहा है कि G20 बैठकों की देश की सदियों पुरानी पुरातात्विक जो विरासत है उसको आयोजन किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के अद्भुत अजंता की एलोरा की गुफा से लेकर दिल्ली की कुतुब मीनार आर्कोलॉजिकल जो पार्क है वहाँ तक शामिल है। G20 के विदेशी प्रतिनिधिमंडल को इन प्राचीन विरासत के सैर कराने के साथ ही भारत जो है पुरातत्व सर्वेक्षण या ऐसा के अधीन आने वाले स्थलों पर रात्रि भोज का भी आयोजन करेगा। इसमें बात का शेड्यूल देखिए, ये शेड्यूल हमारा है कि 12 से 15 दिसंबर तक आधे दिन विदेशी मेहमानों को महाराष्ट्र के एलिफेंटा केव्स में लाया जाएगा। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है। इसमें शिव के कई रूपों को उकेरा गया। फिर अगले साल जनवरी के बाद 16-17 जनवरी को G20 के मेहमान फिर पुणे जाएंगे। वहाँ फिर आगा खा पहले शनिवार 12 छत्रपति शिवाजी का जन्मस्थली शिवनेर किलो में देखेंगे। फिर आगे उसका फिर मध्य प्रदेश भी जाना है। मतलब ये हमारा पूरा शेड्यूल है कि कब कब कौन से विरासत स्थल पर जाना है। नालंदा भी जाएंगे लोग, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा होगा। इससे क्या होगा, हमारे विदेशी पर्यटक भी बढ़ेंगे, हमारे रोजगार भी पैदा होंगे, ठीक है, हमारे देश के लिहाज से। आगे देखा जाए कि मंदिर हमारी संस्कृति की संरक्षक है। ये हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उन्होंने रविवार को कहा है कि आर्ट एंड कल्चर में भी कर सकते हैं, शामिल हो सकता है चाहिए कि हमारी मंदिर हमारी संस्कृति और इतिहास के संरक्षक है और सदियों से ये ज्ञान के केंद्र भी रहे हैं। ये मंदिर कला और शिल्प को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। मोदी सरकार भारत की समृद्ध परंपराओं का पुनर्निर्माण और उनकी पुनर्स्थापना कर रही है, जिससे पूरे विश्व को लाभ हो सके। विदेश मंत्री काशी तमिल संगम के तहत काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित रियम्बक सभागार में समाज और क्या है तो राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का योगदान विषय पर बोल रहे थे। देखिए वाराणसी में भी क्या कहा जा रहा है, तो वाराणसी में भी G20 की बैठक की तैयारियां पर की जा रही है। मतलब वाराणसी में प्रस्तावित G20 की बैठक के मद्देनजर एस जयशंकर बरालालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल पहुंचे। वहां सभागार जो है, पार्किंग आदि सुविधाओं को देखे और अधिकारियों से रास्ते के विषय में जानकारी भी लिया है, ठीक है। तो भारत की G20 का अध्यक्ष बनने के बाद इसकी बैठक वाराणसी में भी प्रस्तावित है, तो इस बात को समझना जरूरी है। देखिए ये हमारा तेल की कीमतों पर पाबंदी से निपटने से रूस ने भारत से की मदद की पेशकश। देखिए पश्चिमी देशों में हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है उसको भी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो पूछा भी जा सकता है और जानकारी होना भी जरूरी है। हमारे सिलेबस में भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद समझना जरूरी है, क्या चल रहा है जानकारी रखना है और उसको नोट पॉइंट करके रखना है चाहिए। तो पश्चिमी देशों की अगर बात करें, कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों द्वारा तय की गई रूसी कच्चे माल की कीमतों से सीमा से निपटने के लिए रूस ने भारत को मदद की पेशकश की है। मतलब इससे ये होता है कि मान लीजिए कहाँ पे तेल, कहाँ पे किस वजह से चीज़ें राजनीति में खलबली मची हुई है। जैसे मान लीजिए तेल की वहाँ रेट बढ़ गया, तो क्यों, किस वजह से उसका कीमत बढ़ रहा है, ठीक है। तो रूस के ऊपर मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में सीमा सेवाओं में बीमा सेवाओं और टैंकरों को भाड़े पर लेने के लिए निर्भर नहीं रहने के लिए भारत को ज़्यादा क्षमता वाले जहाज़ों को पट्टे पर देने और उनके निर्माण
और उनके निर्माण में सहयोग की पेशकश की। एक बयान के मुताबिक नोवाक ने शुक्रवार को रूस में भारत के जो राजदूत हैं पवन कपूर से मुलाकात किया था और बयान के अनुसार वर्ष 2022 के पहले 8 महीनों के दौरान रूस ने भारत को निर्यात 1.635 टन तक निर्यात जो था इतना बढ़ गया था और गर्मियों में भारत भेजे गए शिपमेंट्स के मामले में वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुका था। अगर बात करें हम जी7 देशों यूरोपीय संघ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते रूस से पर प्रतिबंध के तहत समुद्र के रास्ते कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति तय करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके साथ ही रूस ने जी7 और उसके सहयोगी देशों को इस मामले में समर्थन नहीं करने के भारत के फैसले का स्वागत किया। मतलब भारत ने जो समर्थन नहीं किया है उसको लेकर उन्होंने स्वागत किया है भारत के फैसले को लेकर। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आपको जानकारी रखनी चाहिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है, भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है। यहाँ पे यह है कहा जा रहा है कि भारतीय युवाओं को जर्मनी की ज़रूरत के हिसाब से हुनरमंद बनाएगा ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स होता क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, दूसरे देशों में जो कुशल जो है कामगारों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत ने वहाँ अपने युवाओं के रोजगार की जमीन तराशना शुरू कर दिया। इसी संभावनाओं वाले 16 देश नज़र जमाकर चल रहे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में जर्मनी के साथ MOU समझौता किया है। इंडो जर्मन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत तय हुआ है। भारतीय युवाओं को जर्मनी की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा। इस बात को समझेंगे। ठीक है, ब्रिज कोर्स बनाया जाएगा। भारतीय युवाओं को वहां रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए ही इंडो जर्मन वोकेशनल कोर्स ट्रेनिंग के लिए MOU साइन किया गया। इसे धरातल पर उतारने के लिए पिछले दिनों नई दिल्ली में इंडो जर्मन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। इसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के द्विवेदी और जर्मनी से आए अधिकारियों के बीच रोजगार प्रदाताओं से जुड़ाव के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पर चर्चा हुआ था। आगे चले हम नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो कहा जा रहा महिलाओं के अनुकूल होना चाहिए शहरों का सार्वजनिक परिवहन। ये विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कह रहा है। रिपोर्ट इसको आप सोशल इशू सोशल जस्टिस कह सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी का ही मामला है आपका। महिलाओं से रिलेटेड सुरक्षा की क्या क्या चीज़ें प्रबंध है आपको पूरा वर्ल्ड का क्या रिकॉर्ड है, हमारे भारत में क्या रिपोर्ट विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कामकाजी महिलाओं से संख्या भले ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं है अभी भी। विश्व बैंक ने हाल ही में रिपोर्ट में यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि सार्वजनिक शहरी परिवहन को महिलाओं की जरूरतों के लिहाज से उपयुक्त बनाने के रास्ते सुझाए गए हैं। कि महिलाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध न होने के अक्सर यह भी दलील दिया जाता है कि सार्वजनिक परिवहन उनके अनुकूल नहीं है। पैसेंजर कॉलेज तथा संस्थानों में कई बार प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। देखिए, कहा जा रहा है इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसमें हम लोग सुधार क्या होना चाहिए, परिवहन प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट ने 4 तरीके से महिलाओं के लिए शहरी परिवहन में सुधार की जरूरत बताई है। क्या क्या होना चाहिए सुधार। तो सबसे पहले महिलाओं के नज़रिए को से समझा जाए। ठीक है, दूसरे नीतियाँ और विकास योजनाओं में महिलाओं की चिंता झलके। तीसरा पॉइंट कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सभी लोगों की महिलाओं के नज़रिए से ट्रेनिंग हो। कंडक्टर से कांस्टेबल तक को पता हो कि महिलाओं की ज़रूरत क्या है। चौथा, उनके अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में निवेश बढ़े। मतलब ये हमारा क्या सुधार होना चाहिए, ये पॉइंट था इसमें। अब देख रहे हैं हम रिपोर्ट। देखिए, कहा जा रहा है कि 50%, देखिए यहाँ पे है कि 50% चेन्नई में महिलाओं को यौन शोषण सामना करना पड़ता है यात्रा के दौरान। ये चेन्नई का है। 69% बेंगलुरु में यात्रा के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये भी समस्याएं हैं। 40% जो है दिल्ली में सार्वजनिक महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर होती है पड़ता है। देखिए, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक परेशानी का सबक परेशानी है। इस वजह से भी महिलाएं जो है जॉब में रहते हुए परेशानी का सामना करती है। कुछ लोग महिलाएं जो है जॉब में नहीं भी जा पाती इस समस्या से। अब 50 के स्टडी पर आधारित है रिपोर्ट। विश्व बैंक ने देश विदेश में किए गए अलग अलग सर्वे और शहरों में ट्रांसपोर्ट के सुधार के लिए की गई पहल के 50 मामलों के आधार पर यह रिपोर्ट तय किया गया। ऐसा ही एक अध्ययन दिल्ली का, जिसके अनुसार 84% छात्राओं ने कहा उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खराब व्यवहार का शिकार होना पड़ा। उन्होंने लंबे रूट के कारण साल में लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़े। मेट्रो की सबसे ज़्यादा महिलाओं ने तरजीह दी और उसमें भी 80% ने अपने लिए सुरक्षित डिब्बे में सफ़र किया। देखिए, अब देखिए विश्व की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रांस 100% महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती है सार्वजनिक वाहन। देखिए, यहाँ 100% हो गया। यूके, ब्रिटेन, महिलाएं 63% महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए, बहुत ही एक
गंभीर विषय है, इस पर सोचने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। महिलाएं अगर आगे बढ़ेगी तभी हम हर सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आज का भी टॉपिक है, इस पर डिस्कस होगा। ठीक है, देखिए कहाँ है कि उत्पीड़न के मामले में देखिए भारत में 79%, लंदन में 75%, ब्राज़ील में 89%, थाईलैंड में 86%, ऑस्ट्रेलिया में 87%, श्रीलंका में 90% महिलाएं उत्पीड़न समस्या है। देखिए यहाँ पर है आगे, ये भी है बस में से यात्रा करने वाले महिला पुरुष। देखिए एनसीटी दिल्ली में 33%, 33% जो है। ठीक है, आगे चल रहे देखिए यहाँ पे 33% महिला है एनसीटी दिल्ली में बस में, और 24.9% महिला पुरुष है। कोलकाता में 32% महिला, 30% पुरुष। देखिए ये सब आपका आंकड़ा है, इसको पढ़ लेंगे, आप देख लेंगे चीज़ें। ये है पैदल यात्रा करने वालों का अनुपात, ये भी एक डाटा है, जिसको अब भी आप देख लेंगे। बहुत ही अच्छा सोशल इशू का भी इशू है, सोशल इशू के, सोशल महिलाओं के सिक्योरिटी का भी, सुरक्षा का भी सवाल है इसमें। ठीक है, देखिए आयुर्वेद करेगा दुनिया का कल्याण। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी से पहले ही स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। 30 देशों ने इसे मान्यता दे रखी है, हमें अन्य देशों तक पहुंचाना, इसे मान्यता दिलाना है। इसी उद्देश्य से एम्स की तर्ज पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को खोला जा सकता है। राष्ट्र इसी उद्देश्य से एम्स की तर्ज पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान खोला जा सकता है। इसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किया है। 8 वर्षों के दौरान आयुषी इंडस्ट्री 20,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री ने रविवार को 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के समापन सत्र को भी संबोधित कर रहे थे। तो गाजियाबाद में बना है उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा संस्थान। ये भी पीटी का भी है, अगर देखा जाए ये पीटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया है, कहाँ ओपन किया गया है हाल ही में। ये गाजियाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद को 382 करोड़ से तैयार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की सौगात दी है। गोवा में आयोजित विश्व आयुर्वेद सम्मेलन में उन्होंने चिकित्सा संस्थान का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिससे उत्तर भारत के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। देखिए सिंगल ड्रग पुस्तक का विमोचन, तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु और गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर अब्दुल वजूद बहुत की पुस्तक है सिंगल ड्रग का केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर पीके सिंह ने विमोचन किया। इस पुस्तक में 300 औषधियों के विवरण के साथ यूनानी पद्धति की जानकारी दी गई है। बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए आर्थिक सामाजिक विकास के साथ विश्व कल्याण है परम वैभव। ठीक है, तो है कि भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है। परम वैभव का अर्थ यह नहीं कि भारत आर्थिक और सामरिक रूप से सक्षम बने, यहाँ के सभी नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, बल्कि इससे भी अधिक। भारत का लक्ष्य विश्व मंगल की कामना है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस सरकार ने बोले हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है बढ़ती साख। G20 के लेके बहुत ही अच्छा टॉपिक अभी आ रहे हैं, तो आपको एक नोट्स बना के रखने की ज़रूरत है। इससे क्या हो सकती है, भारत को क्या फ़ायदा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में क्या फ़ायदा होगा, क्यों अहम है, ये देखिए आखिर इसके बारे में बताया जा रहा है। G20 के बारे में फिर से समझ लें इसको, या फिर याद दिला दिया आपको कि 75% वैश्विक GDP की हिस्सेदारी है पूरा G20। 80% उत्पन्न होता है G20 देशों में, पूरा विश्व का। पूरी 75% व्यापार का योगदान है, और 65% वैश्विक जनसंख्या देशों में रहती है G20 में। भारत सबसे शक्तिशाली समूह, भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। यह जो है यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना यह समूह उत्पादन से लेकर वैश्विक कारोबार में GDP तक 3/4 से ज़्यादा हिस्से पर नियंत्रण रखता है G20। और आर्थिक से लेकर सामाजिक मोर्चे तक यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली समूह है। अगले 1 साल तक भारत इस समूह का कमान संभालेगा, और इसकी बैठकों के एजेंडा में भारत की भूमिका होगी। इससे निस्संदेह वैश्विक स्तर में भारत की धाक बढ़ेगी। 23 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, 23 साल पहले इसका नींव रखा गया था। 1999 में पैसिया में आए वित्तीय संकट के बाद देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के बीच विमर्श के मंच के रूप में G20 का गठन हुआ था। 2008 में इसे राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के बीच गठजोड़ के फोरम पर उन्नत किया गया। वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए यह कदम उठाया गया। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका एवं यूरोपीय संघ इस समूह के 10 सदस्य हैं। देखिए भारत से सीखेगी दुनिया, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करने की जरूरत है। भारत ने विगत वर्षों में कई उपलब्धि हासिल की है, जिनसे पूरा विश्व सीख सकता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत अपनी उपलब्धियों को पूरी दुनिया के साथ सहजता साझा कर सकेगा। भारत की जो विविधता है और अनेकता में एकता का संदेश होगा प्रसारित। भारत का कोविड प्रबंधन विश्व के लिए अनुकरणीय रहा है।
महामारी के दौरान करोड़ों की जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। संकट काल में भारत का आर्थिक प्रबंधन अद्वितीय रहा। रसिया यूक्रेन के दौरान भारत की मजबूती विदेश नीति के सामने आई। ठीक है, जिसको अब आपको देखेंगे। अब यहाँ है कि इसलिए हम भी अहम है भारत की अध्यक्षता। क्यों अहम है कि भारत जो है सो भारत ने विश्व के शक्तिशाली समूह को अध्यक्षता संभाल लिया। अगले एक साल में इसकी बैठक संचालन को लेकर एजेंडे के निर्धारण में भारत की भूमिका रहेगी। वैश्विक स्तर पर मौजूदा आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस समूह की महत्ता भी इंपोर्टेंस भी बढ़ा है। और ऐसे में भारत अगले एक वर्ष में इस मजबूत मंच से दुनिया को नई दिशा देने में भूमिका निभा सकता है। विभाजित विश्व का सेतु बनेगा भारत, मतलब पूरा विश्व जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के पासे खांचे में बटा हुआ है। रूस यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया को और ज़्यादा विभाजित किया है। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भारत के पास एक सेतु बनने का अवसर है। अब तक जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत ने अपना रुख रखा है वह और पूरी दुनिया को अपनी प्रतिक्रिया को संतुष्ट किया हुआ महत्वपूर्ण है। भारत ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन को भी इस मसले का आंच से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में दक्षता करते हुए भारत इस समूह का रसिया यूक्रेन से अप्रभावित रहते हुए खाद्य आपूर्ति व ईंधन की समस्या को लेकर ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसा हुआ तो भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और विश्व में भारत की छवि संकट मोचक के रूप में उपलब्ध होगी। इस बात को देख लेंगे चीज़ें। इसको भी अभी टॉपिक अच्छा टॉपिक, जान से जुड़ा संगठन बनेगा G20, विकासशील देशों को मिलेगी मजबूती, वैश्विक संगठन में होगा बदलाव। ये भी चीज़ आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, एक नोट बनाने की जरूरत है इस पर। आर्थिक वृद्धि में अवरोध बनी महंगाई। देखिए कहा जा रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नीतिगत ब्याज दरों में 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक का यह कदम तो अपेक्षा के अनुरूप ही था, चूंकि इस साल मई से जारी रिजर्व बैंक के इस कवायद का केंद्र में महंगाई पर काबू पाना है। तो मौद्रिक समीक्षा के अवसर पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह टिप्पणी खासी महत्वपूर्ण जाती, क्योंकि महंगाई का सबसे खराब दौर बीत चुका है। हालांकि इस वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि महंगाई की दर में भी बहुत सहज स्तर पर बनी हुई है। यही वजह है कि RBI को यह भी कहना पड़ा कि मुद्रास्फीति के विरुद्ध अभी कार्रवाई पूरा नहीं हुई और महंगाई क्या है, महंगाई की उभरती स्थिति पर वह अर्जुन की आंख की तरह नजर रखेगा। उसकी यह रणनीति पूरी तरह व्यवहारिक भी है, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कई पहलुओं को प्रभावित कर रहा है और उसके लिए जोरदार जिम्मेदार तमाम कारकों पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं है। इसको आप कर सकते हैं। देखिए कहा जा रही समस्या का स्वरूप त्रिआयामी है। क्या है, तो पहला ईंधन है, दूसरा खाद्य उत्पाद है और तीसरा कोर इन्फ्लेशन है, यानी मूल मुद्रास्फीति। ये तीनों पहलू मिलकर महंगाई की दिशा दशा का संकेत करते हैं। ईंधन की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन यह कहा नहीं सकता कि यह कमी कितनी स्थायी है और उसमें और गिरावट आएगी या नहीं। पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल पर जो मूल्य सीमा निर्धारित की है उससे रूस द्वारा उत्पादन कटौती का आसार से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर जितनी अनिश्चितता बढ़ गई है, उसी अनुपात में ऊर्जा स्रोतों की कीमतों में उथल पुथल की आशंका भी बढ़ गई है। ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है महंगाई को लेकर। और एम्स साइबर हमले को लेकर भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, पहले बहुत सारे आर्टिकल भी डिस्कस किया जा सका है। जजों की नियुक्ति पर बहस, वही चीज़ें फिर कॉलेजियम वाली बातें मैंने जो डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, कि इन दिनों जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ी हुई है। संविधान में कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका 3 अलग अलग स्तंभ है और सबका कार्य विभाजन भी स्पष्ट है। ऐसा होते हुए उत्तरोत्तर न्यायपालिका अन्य स्तंभों की अधिकारिता में हद बढ़ाती चली जाती दिख रही है। माना कि उन 2 स्तंभों को भूल हो जाती होंगी तो क्या न्यायालय इससे मुक्त होगा? भूल मनुष्य मात्र से भी हो सकता है और सभी जगह मनुष्य बैठे हुए हैं, देखा जाए देवता नहीं बैठे हुए हैं। ऐसी दशा में एक स्तंभ प्रकरण में दखल करें यह समीचीन प्रतीत होगा। ऐसा भी नहीं है कि दखल करके हर बार शीघ्र किसी सुस्पष्ट और लोकग्राह्य नतीजे पर पहुंचते ही हों। शाहीन बाग धरना, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली की नाकेबंदी आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। विधायिका की अधिकारिता में जबरदस्त दखल तब हुआ जब 2014 में संसद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय न्यायिक NJC बनाया था, बाद में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। 1993 से बड़े न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका ने एक कोलिजियम प्रणाली लागू कर लिया था। इसमें जज की नियुक्ति करते हैं। 1993 के मुकाबले पहले मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर कानून मंत्रालय जजों की नियुक्ति करता था। संविधान का अनुच्छेद 124(2) ऐसी ही व्यवस्था करता है कि मुख्य न्यायाधीश पर राष्ट्रपति या नियुक्ति करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के भारतीय कैबिनेट की सलाह भी लेंगे। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में शक्ति किसमें नहीं थे? उत्तर है लोक में, मतलब जनता में, और जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है, न कि न्यायालय में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद को सुप्रीम ठहराया था। उन्होंने 10 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस में न्यायपालिका के हस्तक्षेप बिंदु को लेकर कहा था कि इसे सुप्रीम कोर्ट के संसद के तीसरे सदन बनने की भय का बना रहेगा। वही हो रहा है। न्यायपालिका का सामान्य कार्य आम आदमी को न्याय देना, इससे प्रभावित हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी 19 नवंबर 1863 को अपने ऐतिहासिक गिब्सबर्ग संबोधन में लोकतंत्र को प्रभावित करते हुए उन्होंने जनता की सरकार और जनता के लिए जनता द्वारा करार दिया था। मानव सभ्यता के आदि ग्रंथ वेद भी जनता और संसद की श्रेष्ठता
प्रतिपादित करते दिखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई। देखिए ये इतिहास की बात आ गई फिर कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई। अच्छा ही तीनों स्तंभ अपनी सीमा में, अच्छा होगा कि ये तीनों जो स्तंभ हैं अपनी सीमा में रहें, ये हमारा लेखक का कहना है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच चुनौतियां भी हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको बारे में आपको जितना पढ़ेंगे वो कम है। क्या है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट पॉइंट में कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.77% रही। अब चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में इसके 6.6%, अंतिम तिमाही 5.9% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे कुछ समय पूर्व क्रमशः 6.5% और 5.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। लिहाजा महंगाई के मोर्चे पर हाथ नहीं मिलने से सितंबर की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर रेपो दर में वृद्धि किया है और उधारी लागत बढ़ाने से बैंक ऋण दर बढ़ा रहे हैं। इससे आर्थिक गतिविधि की धीमी पड़ने लगी है, जो आगे जो आने वाले में समय में जो है बड़ी चिंता का कारण बन सकते हैं। इस बात को भी ध्यान देना है। इसको आप पढ़ के समझने की जरूरत है। दो तीन ही आर्टिकल ऐसा होता है जो कि आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विस के को लेकर। न्यूज पेपर पढ़ रहे दो आर्टिकल ऐसे ऐसे होते हैं तो पढ़ने और समझने की जरूरत है। आखिर चल क्या रहा चीज़, जब तक समझे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा चीज़। महंगाई के कारण लोगों को खरीदने की क्षमता घट जाती है। वैसे तो लोगों की कमाई में कमी नहीं होती है, बल्कि मुद्रा की कीमत कम हो जाने से किसी भी वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं, जिस कारण वे ना तो मन मुताबिक सामान खरीद पाते हैं और न ही बचत कर पाते। निश्चित आय वालों के लिए भी जीवन यापन हेतु खर्च में कटौती करनी पड़ती है। और देखा है उत्पादन और विकास दर दोनों में गिरावट आती है। कई नौकरियों में पैदा होने के अवसर बंद हो जाते हैं। महंगाई से मांग में कमी आ जाती है, जिससे कल कारखाने को उत्पादन घटाना पड़ता है, लिहाजा उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। दीर्घकाल तक ऐसा रहने पर आर्थिक मंदी की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे में केंद्रीय कर और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बार बार रेपो दर में वृद्धि कर रहे हैं। दरअसल रेपो दर को बढ़ाने से बैंकों की उधारी की लागत बढ़ जाती है और घाटे को पाटने के लिए ऋण दर में बढ़ोतरी करते हैं, ताकि ब्याज की जो कमाई से नुकसान की भरपाई किया जा सके। बैंक जब महंगी दर पर कर्ज देते हैं तो उससे लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है। कम आय और उत्पादों की ज़्यादा कीमत होने की वजह से मांग में कमी हो जाती है, और जब किसी उत्पाद की में कमी आती है तो उसकी कीमत में भी कमी आ जाती है। साथ ही सितंबर को की गई मौद्रिक समीक्षा में महंगाई को कम करने की नीति पर चलते हुए फिर से रिजर्व बैंक ने रेपो दर में सिर्फ 0.3% की वृद्धि की, जिससे 5.9 से बढ़कर 6.25% हो गई। इस बीच में महंगाई में आशंका आंशिक कमी आने से रिजर्व बैंक का विश्वास अपनी मौजूदा नीति पर बढ़ गया है, लेकिन खुदरा महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक द्वारा तय महंगाई दर की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। और रिजर्व बैंक का मानना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई जो होगा 6.7% रह सकती है। इसके लिए उसको पढ़ लेंगे पूरा। हम चले आगे टॉपिक की अगर बात करें तो निफ्टी ETF 500, निफ्टी 50 ETF का कम खर्च और जोखिम से निवेश की शुरुआत। मतलब कहा जा रहा है ETF की खासियत क्या होता है। ETF जो है ETF म्यूचुअल फंड हाउसों की ओर से पेश किया जाता है। यह एक विशेष सूचकांक को ट्रैक करता है, जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंजों पर स्टॉक की तरह कारोबार किया जाता है। इसमें क्या होगा कि इसका खासियत यह है कि इसमें निवेश की शुरुआत कुछ 100 रुपये की कम की राशि से की जा सकती है। ETF में हर महीने व्यवस्थित तरीके से निवेश किया जा सकता है और इस बाजार में सभी स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं और औसत निवेश में कमी आएगी। निफ्टी 50 ETF के जरिए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बड़ी भारतीय कंपनी में निवेश किया जाता है, या निवेशकों को शेयर और सेक्टर्स में उम्दा विविधीकरण भी प्रदान करता है। और प्रमुख सूचकांकों की तरह ETF को यूनिट्स को बाजार के समय के खरीदे के दौरान खरीदा और बेचा जा सकता है। कम जोखिम में वर्षों तक बाजार की गतिशीलता को समझने का मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का पेज है आपका, पेपर 3 क्या कहते हैं UPSC में और BPSC में भी पेपर 2 में है ये। तो ये टॉपिक उसको PT के भी लिहाज से अगर पूछा सकता है, ETF की खासियत UPSC में, अगर BPSC में नहीं आया हो सकता है लेकिन UPSC में भी आ सकता है। ठीक है, UPSC PT की और UPSC का अगर देना है जिनको, ठीक है। आगे हमारा है कि कार्बन कैप्चर के लिए बनेगी सब्सिडी। तो कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए सरकार कार्बन फैक्चर ट्राइजेशन एंड स्टोरेज COC पॉलिसी ला सकती है। इस पॉलिसी की तहत सरकार क्या करेगी कि सरकार कार्बन को कैप्चर करने में होने वाले खर्च को सब्सिडी भी दे सकती है। वहीं कार्बन कैप्चर से जुड़ी परियोजनाओं की वित्तीय मदद के लिए कार्बन फैक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की जा सकती है। कैप्चर किए गए कार्बन से विभिन्न प्रकार के ग्रीन उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी। इन उत्पादों को बनाने और कार्बन कैप्चर के लिए नए निवेश होंगे और इससे क्या होगा कि रोजगार भी निकलेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल्स के आयात में भी कमी आएगा। इन सब से भारत में ग्रीन अर्थव्यवस्था की स्थापना में मदद मिलेगा। ठीक है, और नीति आयोग ने सरकार से COC पॉलिसी लाने और CFC की स्थापना करने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो आगामी बजट में सरकार CFC की पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। कितनी होगी सब्सिडी की जरूरत, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक 2.10 लाख करोड़ की सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पूर्ति क्लीन एनर्जी सेस से की जा सकती है। वैसे ही ग्रीन बॉन्ड और इक्विटी मॉडल के आधार पर COC से जुड़ी परियोजनाओं को वित्तीय मदद के लिए CCFC की स्थापना की जा सकती है। ठीक
है, तो बहुत ही अच्छा था। भारत की मौजूदा स्थिति में सशस्त्र क्रांति में बदलाव संभव नहीं। कहा जा रहा है टॉप माओवादी कमांडर के ग्रुप चल रहे पलामू के पूर्व स्वतंत्र कमिश्नर बैठा कहते हैं कि सशस्त्र आंदोलन के से सामाजिक क्रांति या बदलाव संभव नहीं है। यह बात वर्तमान माओवादी नेतृत्व को समझ लेनी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर जो व्यवस्था बनाई है उसी के दायरे में संघर्ष कर सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। पीपुल्स वार ग्रुप पीडब्ल्यूजी के कोयल सोन एरिया के पूर्व जोनल कमांडर कमिश्नर बैठा ने रविवार को विश्रामपुर में स्थित अपने जोन पर नई जानकारी के साथ सामाजिक व्यवस्था, राजनीति और नक्सलवाद पर अपने विचार खुलकर सामने। उन्होंने कहते हैं कि समय और जरूरत के हिसाब से 3 दशक पहले हुए माओवादी संगठन की तरफ से आकर्षित हुए थे। वर्तमान माओवादी नेतृत्व धन संग्रह और लेवी के पैसों से अपने बच्चों को बड़े शहरों और विदेशों में पढ़ाने और महिला कैडरों के यौन शोषण के सवाल पर वे कहते हैं कि वर्तमान नेतृत्व में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पहले का जो नक्सली नेतृत्व था उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उनकी लड़ाई सामंती व्यवस्था से थी। सामंतियों की कोई जाति नहीं होती, यह एक सोच है। मुख्य धारा की राजनीति में आने के बाद नक्सलियों द्वारा मिली धमकी के सवाल पर बैठा कहते हैं कि मेरे सामने दोहरा खतरा था और आज भी है। एक तो जिस सिस्टम से लड़ा उससे खतरा, और दूसरा कि उस विचारधारा के साथ जिससे उस जिस विचारधारा के साथ थे उससे। कामेश्वर तृणमूल कांग्रेस के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण कर जो व्यवस्था बनाई है उसी के दायरे में ही संघर्ष कर सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। जब चलते हम लोग IR के पेज में, इंटरनेशनल रिलेशन के पेज में, तो आतंकवादियों का अच्छा या बुरा के वर्ग में के रूप में वर्गीकरण समाप्त हो। मतलब भारत में संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने कहा है कि आतंकवादियों को राजनीतिक सुविधा के आधार पर अच्छा या बुरा के रूप में वर्गीकृत करने या युग करने का युग समाप्त होना जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत की ओर से जारी धारणा नोट में कहा गया है कि इस तरह के नजरिए से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की वैश्विक प्रतिबद्धता कमजोर करेगी। भारत वर्तमान 15 देशों की संयुक्त सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है और 14 और 15 दिसंबर को विदेश मंत्री जयशंकर की अध्यक्षता में संशोधित बहुपक्षवाद और आतंकवाद विरोध पर 2076 कार्यक्रम आयोजित करेगा। बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं गुटेरस ने को लिखे पत्र में कहा कि विषय पर चर्चा को निर्देशित करने के उद्देश्य एक अवधारणा नोट को सुरक्षा परिषद के एक दस्तावेज के रूप में परिचालित किया जाए। आगे चलेंगे हम चीज़ें देखा जाए तो देखिए, कहा जा रहा है शिक्षित महिलाओं के बिना नहीं आ सकता समाज। देखिए, ये भी सोशल इशू का मुद्दा है, सोशल इशू के टॉपिक है, महिलाओं के से रिलेटेड टॉपिक है। शिक्षित महिलाओं के बिना नहीं आ सकता समाज में। अभी जैसे मैं कहा ना, सार्वजनिक जो परिवहन परेशानी आ रही है, ठीक है, कहा जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण बल देते हुए कहा कि लड़कियों को शिक्षित किया जाना जरूरी है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। यदि भारत को विकसित देश बनना है तो महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में हो, भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। अधिक 75 वर्ष बाद भी महिलाओं को हर क्षेत्र में निर्भर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कई योजना शुरू की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान द्वारा महिलाओं को समानता और वोट का अधिकार दिया। यही वजह है कि हमारा संविधान प्रेरक है। इस बात को पढ़ लेंगे चाहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। चलिए, हम लोग का आज का यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं टॉपिक को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC BPSC या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के, तो आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, ताकि वो भी पढ़ सकते हैं, उसको भी नोट बना सकते हैं कि पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है, VVI कह सकते हैं चीज़ों, और इसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसको आप जरूर शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना कम है, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखें, ताकि जो भी टॉपिक जो बताया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है, उसी को मैं डिस्कस करता भी हूँ। ठीक है, तो इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे जो आने वाले जो कोर्स हैं उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 68 BPSC का जो अभी, और 69 का BPSC का भी आ जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।